कहानी की शुरुआत में ग्रांट नाम के आदमी की सुबह सुबह आंख खुलती है। सामने टीवी पर लोकल न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि सिविल अस्पताल में एक महिला को एडमिट करवाया गया है जिसको अपना नाम तक याद नहीं है, ना ही उसके पास कोई आईडी मिली है। अगर कोई उसका जानने वाला है तो उसे यहाँ से ले जाए। ग्रांट को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी बीवी को उसके बगल में होना चाहिए था, टीवी पर नहीं। कल रात को तो वो उसके बगल में ही सोई थी लेकिन अब बिस्तर खाली था। आखिर कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गई और उसकी खबर टीवी तक पहुंच गई। साथ में उसे अब अपना खुद का नाम तक याद नहीं है। खैर ग्रांट उसे लेने हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां वो बाहर से उसकी हरकतें देख रहा था जिसमें उसकी वाइफ गोल्डी की भले ही याददाश्त चली गई थी पर रहीसियत उसके खून से अभी भी नहीं गई थी। वो डॉक्टर को धमका रही थी कि पीड़ित तुम गरीब लोग क्या समझते हो, तुम्हारा नाश्ता ठंडा था और उसके अंदर जो अंडे थे वो अच्छे से पकाए भी नहीं गए थे। और ये कैसा रूम दे रखा है तुम लोगों ने मुझे प्राइवेट रूम चाहिए। और ये बुढ़िया सारे दिन खराटे मारती है, इसको हटाओ यहाँ से वरना इसका क्रियाक्रम करो। ये सब देखकर ग्रांट कहता है हो ही नहीं सकता, ये मेरी वाइफ नहीं है भाई, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं कौन औरत है ये। दरअसल वो एक अलग ही टाइप का कीटाणु था। वो सारे दिन गोल्डी के पैसों पर मजे करता था, याशिया करता था और अब उसके हाथ ऐसा मौका लग चुका था कि जो कुछ गोल्डी का था वो सब इसका हो सकता था। इसीलिए उसने उसकी पहचान करने से साफ इनकार कर दिया और वापस आ गया। इसके बाद कहानी 5 दिन पहले चली जाती है। यहाँ हम गोल्डी को उसकी प्राइवेट योट पर उसके ओरिजिनल अवतार में देखते हैं। वो भयंकर वाली अमीर और सिर से पैर तक बिगड़ी हुई औलाद थी जिसके पास बाप दादाओं की कमाई हुई इतनी दौलत थी कि अगर वो सुबह से शाम तक पैसे उड़ाती रहती तब भी उसकी दौलत कम नहीं होती। इसीलिए उसे लगता है कि दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे खरीद सकती है। लग्जरी लाइफ ऐसे जीती है जैसे पूरी दुनिया उसकी प्रॉपर्टी हो और सामने वाला इंसान उसे इंसान नहीं बल्कि अपना नौकर, अपना गुलाम दिखाई देता है। गोल्डी की शादी ग्रांट नाम के इस आदमी से हुई थी जो कि अमीर तो था पर उसने गोल्डी से उसके पैसों के लिए ही शादी की थी। वो पूरे दिन कोई काम नहीं करता था, बस गोल्डी के पैसों पर मजे करता था और शौक पूरे करता था। एक दिन योट के इंजन में कुछ बदलाव करने के लिए उसे समुद्र के किनारे बसे गरीब से टाउन में रोका जाता है। इंजन का काम कंप्लीट होता तब तक गोल्डी भी कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहती थी। इसीलिए वो एक डीन प्रॉफिट नाम के कारपेंटर को बुलवाती है जो बस किसी तरह से अपना गुजर बसर ही कर पा रहा था। बोले तो जीवन उसका गरीबी में, कड़की में ही कट रहा था। घमंडी गोल्डी कहती है सुन, एक तो साले तू किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और दूसरा मेरे से दूरी बनाकर चल, समझा, इतने नजदीक मत आ मेरे। जिसे वो अपनी अलमारी में ले जाती है। कहती है देख यहाँ कितनी कम जगह है, मुझे अपने जूतों के लिए एक नया शू रैक चाहिए, साथ में एक ड्रॉवर भी चाहिए मेरी लॉन्ड्री के लिए। डीन कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुझे अपनी अलमारी रीडिजाइन करवानी है। वो कहती है तो भड़वे तब से मैं क्या बता रही हूँ, इंग्लिश क्या तेरी सेकंड लैंग्वेज है, और दबाकर उसकी तरफ परफ्यूम मारने लगती है क्योंकि उसे डीन से गंदी गरीबों वाली बदबू आ रही थी। तभी वहाँ उसका हेड सर्वेंट उसके खाने के लिए कैवियार लेकर आता है जिसको जैसे ही वो अपने दांतों पर रखती है तो कहती है ये कैसा कैवियार है, मैंने तुझे साफ साफ बोला था कि अच्छा महंगा वाला पैक करना, ये $2 का मछली का खाना नहीं चाहिए मुझे। जिसकी ऐसी बकवास सुनकर डीन बस उसकी तरफ देखता रहता है। वो कहती है सुन गिंडू कारपेंटर, तेरे पास सिर्फ 2 दिन है, अपना काम खत्म करके गोली हो जाए यहाँ से। इसके बाद वो नौकर से अपने पैर दबवाती है, नेल पॉलिश लगाती है, साथ में वहाँ उड़ रहे मक्खी मच्छरों को गाली बकती है कि ये हरामजादे मेरी गीली नेल पॉलिश पर आकर बैठ जाते हैं, और फिर खारे पानी को भी गाली बकती है कि उससे मेरे बाल खराब हो जाते हैं, मैं काला हारी के बुशमैन जैसी दिखने लगती हूँ। नीचे वो गधा कारपेंटर काम कर रहा है, साले से पसीने की बदबू ऐसे आ रही है जैसे कचरे का ढेर बगल में ही पड़ा हो। पता नहीं इन गरीबों को घरों में रहना भी आता है या नहीं। 2 दिन पागलों की तरह काम करने के बाद डीन उसे शू रैक दिखाता है जिस पर उसने कमाल का काम किया था, पर वो हरामन उसके काम की सराहना करने की बजाय उसे धमकाने लगती है। कहती है तूने ये कौन सी लकड़ी लगा दी इसमें। वो कहता है ओकवुड। गोल्डी पूछती है तुझसे किसने कहा था ओकवुड यूज करने के लिए, मुझे देवदार की लकड़ी चाहिए थी। डीन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको देवदार की लकड़ी का काम चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, पर मुझे सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा जिसमें दुगने से भी अधिक खर्चा आएगा। वो कहती है मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगी, समझाना, तू अपनी गलती अपनी जेब से भुगत, मुझे यहाँ देवदार की लकड़ी चाहिए। एक तो भीड़ जो तू मेरा सारा महंगा महंगा खाना खा गया, ऊपर से तूने देवदार की लकड़ी भी यूज नहीं की और बेशर्मी में डूबकर बोल रहा है कि दुगना खर्चा आएगा। डीन कहता है ओ भीड़ की लिंडी, तेरी यहीं फाड़ दूंगा पटक के, अगर तुझे देवदार की लकड़ी चाहिए थी तो तूने मुझसे कहा क्यों नहीं। वो बोली साले तू क्या अलग सभ्यता से आया है, अनपढ़ बाबरलाल लैंड मंजन, सारी दुनिया जानती है कि अलमारियां देवदार की लकड़ियों से बनाई जाती है और तू तो फिर भी कारपेंटर है, चल भाग जा यहाँ से, मैं तुझे तेरी नौकरी से बर्खास्त करती हूँ। डीन कहता है मुझे मेरे $600 दे दे फटाफट, समझी ना। वो कहती है कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे क्योंकि काम मेरी संतुष्टि के अनुसार हुआ ही नहीं गिंडू। पिछले 2 दिनों से डीन उसकी बकवास सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए कहता है बेचड़ी वाली तेरी संतुष्टि के अनुसार कोई काम कभी हो भी नहीं सकता। तुम अमीर खोखले इंसानों को टाइम पास करने के लिए हर चीज में बस कमी ही दिखती है। मुझे मेरे पैसे दे और यहाँ से रफा दफा
दफा होने दे, समझी ना। गोल्डी की ऐसी क्लास लगती सुनकर नीचे खड़े सारे क्रू मेंबर नौकर चाकर ताली बजाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहली बार उस कमीनी को उसकी औकात याद दिला रहा हो। गोल्डी भी कुछ कम नहीं थी, वो डीन को धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है। फिर सबसे पहले उसकी टूल बेल्ट को पानी में फेंकती है और फिर उसके टूल बॉक्स को भी पानी में फेंक देती है कि ले ले $600। डीन अपने पैसों के लिए अपने टूल बॉक्स के लिए गिड़गिड़ाता रहता है पर वो नहीं रुकती। अब एक आदमी तो औजार का ही होता है, जिसके पास औजार नहीं वो किसी काम का नहीं। इसीलिए डीन कुछ औजार तो अपने दोस्त बिली से मांग लेता है और इसके अलावा और भी काम ढूंढने के लिए कहता है। इधर गोल्डी अपनी मोम को सारी बात बताती है, जो उससे कहती है कि तुझे क्या फर्क पड़ता है कि एक गरीब जगह का कारपेंटर तेरे बारे में क्या सोचता है। गोल्डी कहती है मुझे लगता है कि मेरे पीरियड आने वाले हैं। मोम कहती है अच्छा बेटा तू एक काम कर, 2 दिन कोई काम मत कर, तू बस आराम कर। हाँ जैसे पहले तो वो भीड़ जो सारे काम खुद ही करती थी, आज तक एक तिनका हाथ से नहीं तोड़ा उसने, पैर से टूट जाए तो बात अलग। यहाँ डीन अपने घर पहुंचता है जो कि घर कम खंडर ज्यादा था। 3 साल पहले डीन की वाइफ की मौत हो गई थी, जिस वजह से काम के साथ साथ उस पर बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, जिन जिम्मेदारियों पर वो गरीबी की वजह से खरा नहीं उतर पा रहा था। इसी वजह से स्कूल टीचर अक्सर उनके घर विजिट किया करती थी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। वो अथॉरिटी को इस बारे में कंप्लेन करने का बोलकर चली जाती है। रात में अपने सफर पर आगे बढ़ते वक्त जब गोल्डी बिस्तर में थी तब उसे याद आता है कि उसकी वेडिंग रिंग तो ऊपर डेक पर ही रह गई है, जिसको लेकर आने के लिए वो अपने हस्बैंड ग्रांट से बोलती है, लेकिन वो तो टीवी देखने में मस्त हुआ पड़ा था, इसलिए कहता है जाना जाकर खुद ले आ। जिसको वो जैसे ही लेने जाती है नशे में लड़खड़ाकर सीधा नीचे पानी में गिर जाती है। वो चिल्लाकर मदद मांगने के लिए गुहार लगाती है पर ग्रांट सुनने के बाद भी उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी नौकर को धमका रही होगी और नौकर को भी यही लगता है कि वो किसी दूसरे नौकर को धमका रही होगी, क्योंकि वो हमेशा यही तो करती थी, जिसके चलते कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह ग्रांट जब सोकर उठता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसकी बीवी को उसके बगल में होना चाहिए था, न्यूज चैनल पर नहीं। लोकल न्यूज एंकर द्वारा बताया जा रहा था कि उसे मछुआरों ने ढूंढा था, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से या ठंडे पानी की वजह से उसे घंटा भी याद नहीं है कि वो कौन है, क्या करती थी और कहाँ की रहने वाली है। ये देखकर ग्रांट उसे लेने जाता है, लेकिन खिड़की से उसके वही अकड़ू तेवर देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो वापस लौट आता है, क्योंकि अब उसके पास सुनहरा मौका था खुलकर अय्यासी करने का, जिसको मन करे उसको कोढ़ा कर लेने का। हॉस्पिटल और उसका स्टाफ सब गोल्डी से परेशान हो चुके थे, इसीलिए डॉक्टर उसको प्राइवेट रूम देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ बाकी पेशेंट को भी परेशान कर रही थी। कहती है वो तो शुक्र है डॉक्टर तूने मेरी बात मान ली, वरना मैं तेरे पर इस अस्पताल पर केस कर देती। मैंने इतना तो पता है कि मैं गरीब ना हूँ, मेरे पास वकील जरूर होवेगो। अब ग्रांट ने गोल्डी को पहचानने से मना कर दिया था, इसीलिए अभी तक भी उसकी टीवी पर न्यूज चलाई जा रही थी। जिस न्यूज को डीन देख लेता है तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है गोल्डी को सबक सिखाने का, उससे अपना बदला लेने का। इसीलिए सबसे पहले वो अपने बच्चों से बात करने घर जाता है, फिर गोल्डी को लेने हॉस्पिटल पहुंचता है। कहता है सरकार वो मेरी वाइफ है, जिसका नाम वो एनी बताता है। पहचान करने के तौर पर डीन को पहले तो उसकी अमीरों वाली पैंटी दिखाई जाती है, फिर उसकी फोटोज दिखाई जाती है। डीन कहता है हाँ सर यही है मेरी वाइफ, और ये पैंटी उसी की है जो मैंने उसे बहुत महंगे भाव में दिलवाई थी। गोल्डी डीन को देखते ही कहती है मैं इस इंसान को नहीं जानती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना मामूली सा दिखने वाला आदमी मेरा हस्बैंड हो, इससे सबूत मांगा जाए कि मैं इसकी बीवी हूँ। ये भीड़ का लिंड सड़क पर चलने वाला कोई अजनबी आम गांडू गरीब आदमी भी तो हो सकता है। और उससे कई सारे सवाल पूछती है, जैसे कि मेरा असली सरनेम क्या था, मैं कहाँ पली बड़ी थी, तूने मुझे कहाँ प्रपोज किया था, हम पहली बार कहाँ मिले थे, जिन सबके डीन उसे गलत जवाब देता है, क्योंकि सही जवाब तो गोल्डी को भी नहीं पता था कि क्या है। ज्यादा यकीन दिलाने के लिए डीन कहता है देखो ये बात मेरे और मेरी वाइफ के अलावा किसी को नहीं पता कि इसके लेफ्ट वाले कुल्ले पर स्ट्रॉबेरी जैसा बर्थमार्क है। दरअसल डीन ने वो निशान तब देखा था जब वो योट पर कारपेंटर का काम करने गया था और गोल्डी वहाँ छोटे छोटे कपड़ों में मटकती घूम रही थी, जिस निशान को वो एकांत में चेक करती है और वहीं हार मान जाती है। डॉक्टर और गार्ड तो इससे बहुत खुश थे, क्योंकि उस बवासीर को वहाँ से ले जाया जो जा रहा था, जिसको डीन अपने खटारा से ट्रक में आगे नहीं बैठाता बल्कि पीछे पटकता है कि ले बेटा धचकियों के मजे ले तू। पूछती है ये बताओ भाई साहब मैं रात में समुद्र में करने क्या गई थी। वो कहता है यार तू मछली पकड़ने गई थी। कहती है वो भी रात को ठंडे पानी में मछली पकड़ने गई थी। ना ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। फिर वो डीन का घर देखती है तो उसकी फट ही जाती है। कहती है मुझे तो बेहोशी होने वाली है। वो उस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, जिसको डीन कमर से पकड़ कर लेकर आता है। कहता है ये घर तो फिर भी अच्छा है, हमारा पुराना घर तो बिल्कुल कबाड़ खाना था। गोल्डी चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है कि बींचो कबाड़ खाने से तो कम ये वाला घर भी नहीं है। डीन उसे घर का इकलौता बाथरूम दिखाता है तो गोल्डी की फ्रेश होने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर वो उसे अपना बेडरूम दिखाता है तो उसकी सोने की इच्छा भी मर जाती है। तभी ऊपर से 3 भयंकर शरारती बच्चे दौड़कर आते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। डीन कहता है रुक जाओ देखो तो सही कौन आया है, तुम्हारी मम्मी आई है। अब उनमें से एक जो भयंकर वाला नौटंकीबाज था कहता है मम्मी हमें आपकी बहुत याद आई, हमें बहुत
बहुत खुशी है कि आप वापस आ गई। कहाँ चली गई थी आप हमें छोड़कर? फिर कभी ऐसा मत करना। गोल्डी कहती है नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं है। डीन कहता है मुझे लगता था कि यार तुझे कुछ याद हो ना हो पर तुझे अपने बच्चे तो याद होंगे ही। वो कहती है यार मेरे 3 बच्चे हैं तो मुझे याद होने चाहिए थे। डीन कहता है तू पागल मत बन, 3 नहीं 4, चौथे को मत भूल, देख वो रहा सबसे छोटे वाला। अब 3 बच्चे तक तो वो किसी तरह से अपने आप को संभाल रही थी, पर चौथे को देखते ही वहीं फ्लैट हो जाती है कि यार फैक्ट्री लगा रखी है मैंने, आंगनवाड़ी खोल रखी है बच्चों की। अब डीन ने अपने बच्चों को गोल्डी के लिए ड्रेस खरीद कर लाने के लिए कहा था, पर ये नहीं बताया था कि किस साइज की लेकर आनी है, इसीलिए वो किसी मोटी महिला की ड्रेस उठा लाए थे, जिसको जब गोल्डी पहनकर बाहर आती है तो कहती है ये मेरी ड्रेस नहीं हो सकती। एक बार को तो मैं ये मान सकती हूँ कि गरीबी में ये फटी हुई है, पर मेरे साइज से 12 गुना बड़ी है, ये मैं नहीं मान सकती। डीन कहता है अरे यार तुझे मानना पड़ेगा क्योंकि तेरा वजन बहुत कम हो गया है, तू पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, गुब्बारे की तरह दिखती थी। वो कहती है ठीक है चल, मैंने डाइटिंग करके एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर लिया, पर ये ड्रेस छोटी भी है, क्या मेरी अब हाइट भी बढ़ गई? डीन कहता है नहीं तेरी हाइट नहीं बढ़ी, जब तू मोटी थी ना तब तू झुककर चलती थी और जैसे ही तेरा वजन कम हुआ तो तेरा शरीर भी सीधा हो गया, इसीलिए ये ड्रेस छोटी हो गई। पर तू टेंशन मत ले, हम धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाएंगे और तुझे सब कुछ वापस याद दिला देंगे। चल अब तू अपने सबसे बड़े वाले बेटे का नाम गैस करके बता क्या होगा। वो अपने दिमाग पर फुल जोर देती है कि भेड़चोद मेरे बेटे का नाम क्या हो सकता है। कहती है पक्का रॉय होगा इसका नाम, पर उसका नाम ट्रेविस था। ऐसे ही एक एक करके सभी बच्चों का परिचय करवाया जाता है। गोल्डी कहती है उन हरामी बच्चों में से साला एक भी मेरे जैसा नहीं दिखता। डीन कहता है अरे यार वो तेरे जैसे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो तेरी माँ की तरह दिखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बड़े होकर वो उनकी तरह शराबी ना बन जाए बस। पूछती है क्या मेरी माँ शराबी थी? वो कहती है शराबी ही नहीं भयंकर वाली बेवड़ी थी, उसकी तो मसाल दी जाती थी। पूछती है और मेरा बाप क्या वो जिंदा है? डीन कहता है हाँ जिंदा है, पर पता नहीं जेल से रिहा होने में उसे और कितने साल लगेंगे। ये सुनकर वो रोने लगती है कि मेरी तो जिंदगी ही नरक है। फिर डीन अपना वो तुरुप का इक्का फेंकता है जिसके लिए वो गोल्डी को यहाँ लेकर आया था। कहता है डॉक्टर का कहना है कि तेरी यादाश्त वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तू अपने सामान्य दिनचर्या के कामों को, अपने रूटीन को दोबारा से फॉलो करे, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम। अब इनमें से कोई भी काम उसने पहले कभी नहीं किए थे, इसीलिए खाना बनाते वक्त पूछती है क्या ये रो चिकन मैं ही पकाती हूँ, और उसमें ऐसे ही 2-4 गाजर मूली डालकर गैस को फुल घुमा देती है, जिससे आग उसके हाथ की हल्की सी पप्पी लेकर हवा हो जाती है। डीन उसके लिए फटाफट जलने वाली क्रीम लेने जाता है। छोटा बेटा फ्रिज में बने हिमालय से बर्फ लेने जाता है और बाकी के 2 बेटे आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर उसे नीचे से लेकर ऊपर तक झाग में फुल भर देते हैं, जिसके कारण अब उसे सफाई भी करनी पड़ेगी, खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे और दोबारा से नहाना भी पड़ेगा। खाना वाना खाकर डीन जैसे ही घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ बियर पीने के लिए जाने लगता है तो गोल्डी उससे पूछती है कहाँ जा रहा है तू मुझे इन शैतान बच्चों के पास छोड़कर, यहीं रुक जा, कहीं मत जा। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और देर रात को वापस आता है। नशे में होने का दिखावा करके उसे थोड़ा बहुत परेशान करता है, फिर उसे सोफे पर सोने के लिए भेज देता है। कहता है कि तेरी कमर में दर्द रहता है बिस्तर पर सोने की वजह से, इसलिए तू हमेशा लिविंग रूम के सोफे पर सोती थी, जिस सोफे पर अक्सर डीन के कुत्ते सोया करते थे, इसीलिए वो आधी रात में उसे जगाने के लिए, परेशान करने के लिए आ धमकते हैं, जिनको वो जैसे तैसे करके भगाती है। फिर तभी बारिश होने की वजह से छत लीक होने लगती है तो वो 2 बर्तन अपनी छाती से लगाकर सोती है। अब एक तो उसे सोफे पर सोना पड़ता है, फिर कुत्ते उसकी नींद उड़ा देते हैं, उसके बाद बारिश उसके होश उड़ा देती है। साथ ही जो पानी टपक रहा था वो पियानो पर गिर रहा था, जिस वजह से वो बेसुरी आवाज में बज रहा था। अब नींद पूरी होती उससे पहले ही पानी के छपके मारकर डीन उसे उठा देता है कि फटाफट बच्चों के लिए लंच तैयार कर दे वरना उनकी स्कूल बस छूट जाएगी। कहती है भाड़ में जाओ, किसी को स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। डीन कहता है देख ले, फिर पूरे दिन वो तेरे साथ ही रहेंगे। ये सुनते ही वो चटकी में खड़ी होती है और फटाफट उनके लिए जो भांग भीषड़ा तैयार कर सकती थी जल्दबाजी में कूड़ा कबाड़ा सब पैक कर देती है कि लेकर भाग जाओ, दिख मत जाइयो शैतान की नस्ल। अब डीन को भी काम पर जाना था। कहता है मुझे पता है कि तू काम करना भूल गई है, इसीलिए मैंने कामों की लिस्ट बनाई है जिनको तू रात तक कंप्लीट कर देना। और बड़ी हंसी से उछलता कूदता वहां से जाता है कि मुझे क्या भेड़चोद फ्री की मस्त गुलाम मिली है, मजे ही आ गए। इसके बाद वो मकड़ी का जाला साफ करने की बजाय उसे कैंची से काटने लगती है। फ्रिज के अंदर जमे हुए हिमालय को छेनी हथौड़े से तोड़कर निकालने की कोशिश करती है और जब उससे भी बात नहीं बनती तो हेयर ड्रायर से ही पिघलाने बैठ जाती है। डाइनिंग टेबल का कूड़ा पहले वैक्यूम क्लीनर से खींचती है, लेकिन जब कूड़ा टस से मस नहीं होता तो पूरा का पूरा
उठाकर सीधा सिंक में पटक देती है और ऊपर से पानी मारकर ऐसे धोने लगती है जैसे बर्तन नई थाली में परोसी हुई सब्जी धो रही हो, क्योंकि उसे काम करने का बस यही तरीका आता था। आगे कपड़े धोने जाती है तभी वॉशिंग मशीन गड़गड़ करती हुई उसकी तरफ हिलने लगती है तो वो घबराकर कुल्हाड़ी उठा लेती है और मशीन पर ही 2-4 जड़ देती है कि भीड़ की लिंड मुझे भी धोएगी क्या। फिर लकड़ियां काटने निकलती है, लेकिन लकड़ियों को छोड़कर वहां पड़ा बाकी का आधा सामान चीर देती है। इसके बाद धूल से धुंधली हो चुकी खिड़कियां चमकाती है, गंदगी से भरे हुए सिंक को साफ करती है, फर्श पर पड़े कबाड़े जैसे कूड़े का सफाया करती है और जमीन से चिपकी च्युइंगम तक को उखाड़ फेंकती है। ऊपर से बच्चों को स्कूल से भी लेकर आती है और शाम होते होते इतनी निचुड़ जाती है कि सोफे पर सदमे में बैठ जाती है, जिसको होश में लाने की बजाय बच्चे उल्टा मजे ले रहे थे। काम से वापस आकर डीन जब उसकी आंखें फटी हुई और मुंह खुला हुआ देखता है तो उसे उठाकर पानी में डाल देता है कि ये इस ट्रीटमेंट से ही होश में आएगी। कहती है 13 साल हो गए हमारी शादी को, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि घर की हालत इतनी गंदी क्यों है और ये रोज के काम मुझे इतने भारी क्यों लग रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे नरक की पैदाइश क्यों लग रहे हैं। कई दिनों तक ऐसे ही घर के सारे काम करके जब वो टूटकर चकनाचूर हो जाती है तो एक दिन डीन से पूछ लेती है कि हमारी शादी की कोई भी फोटो हमारे पास क्यों नहीं है। वो कहता है जल्दबाजी में इस घर में शिफ्ट होने की वजह से हो सकता है कि हमारा कुछ सामान पुराने घर में रह गया हो, पर तू टेंशन मत ले, मैं अपनी शादी की फोटो ढूंढ निकालूंगा। और उसी रात अपने दोस्त बिली से बात करने पहुंचता है, जो इस तरह के नकली काम करने में एक्सपर्ट था। इसीलिए अगले दिन वो गोल्डी के अस्पताल से मिले फोटो को एडिट करके डीन के साथ लगा देता है। गोल्डी पूछती है यार सभी फोटो में मेरे फेस एक्सप्रेशन एक जैसे क्यों हैं? वो कहता है अरे मेरी जान, तू कोई मॉडल थोड़ी है जो तुझे फोटो खिंचवाने आते होंगे, तू कैमरे के सामने आते ही शर्मा जाती है, इसीलिए सभी फोटो के अंदर भैंगी जैसी शक्ल बनाकर खड़ी है। जिस बात पर ना चाहते हुए भी उसको यकीन करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ग्रांट योट पर लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। गोल्डी की मोम उसे बार बार पिछले 2 हफ्तों से फोन करके पूछ रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। इस पर वो हर बार बहाना लगा देता था कि शॉपिंग करने गई है, घूमने गई है, हेयर ट्रीटमेंट लेने गई है। अगले दिन डीन अपने दोस्त बिली को डिनर के लिए बुलाता है, जिसके सामने वो गोल्डी से अपने पैर दबवा रहा था, जिस वजह से बिली की आंखें फटी पड़ी थी कि यार ये किस लेवल का भयंकर टोपीबाज आदमी है जो इसने इतनी रईस और खूबसूरत लड़की को अपने पैर दबाने के लिए रख रखा है। वो डीन से पूछती है कि यार ये तेरा दोस्त मुझे इतनी देर से घूरे क्यों जा रहा है। वो कहता है अबे यार तू भूल गई क्या, स्कूल टाइम में बिली तेरा बॉयफ्रेंड था, तुझे देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, इसीलिए वो अक्सर तुझे ऐसे ही मुंह खोलकर घूरता रहता है। ये सुनकर गोल्डी को भी सदमा सा लगता है कि हद है यार मेरी पसंद की। अब जब से बिली वहां आया था तब से डीन ने गोल्डी की रेल बना रखी थी कि ये काम कर दे वो काम कर दे, जिससे उसके नाक में दम आ जाता है तो वो पानी लेकर सबको भिगो देती है कि हट मीणचो। इसमें बच्चों को खूब मजे आते हैं, फिर वो सारे मिलकर साथ में खेलते हैं और इस तरह से आज पहली बार गोल्डी को ये गुलामी वाली जिंदगी अच्छी लगती है। कुछ टाइम और बीत जाता है जिसमें अब वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी थी, बच्चों को अपना मानने लगी थी। फिर एक दिन पढ़ाई ना करने की वजह से, आज्ञाकारी ना होने की वजह से दोनों माँ बाप को स्कूल में बुलाया जाता है। टीचर गोल्डी को खरी खोटी सुनाती है, परंतु जब वो अपने बच्चों के शरीर पर लाल खुजली के निशान देखती है तो टीचर पर भड़क पड़ती है कि साली मेरे बच्चों को पॉइजन ओक नाम के पौधे से एलर्जी हो गई है, पूरी बॉडी पर खुजली और लाल निशान हो गए हैं और तुझे इनके यूटी टेस्ट की पड़ी है, इनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है और तू मुझे यहाँ बुलाकर यूटी टेस्ट की गंभीरता समझा रही है, वो भी उस टेस्ट की जिसका कोई मतलब नहीं बनता। मेरे बच्चे भले ही बिगड़े हुए हैं लेकिन वो मेरे हैं। जिसकी ऐसी बात सुनकर डीन के छक्के छूट जाते हैं और बच्चे तो गर्व से फूल जाते हैं कि पापा होते तो टीचर से सिर्फ गाली सुनवाते, ऐसे टीचर को उल्टा नहीं बकते। अब धीरे धीरे एक बिगड़ी अमीरजादी अपने बच्चों से प्यार करने वाली माँ बन जाती है, इसीलिए वो रात को सभी बच्चों को दवाई लगाती है ताकि उनकी खुजली रुक जाए। साथ में वो डीन को भी समझाती है कि तुझे भी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, उनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, उन्हें सही गलत समझाना पड़ेगा, तभी वो पढ़ाई लिखाई में अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। ये सुनकर डीन का दिमाग खराब हो जाता है तो कहता है मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, मैं उन्हें जबरदस्ती किसी चीज में धकेलना नहीं चाहता, मेरे बच्चों के बीच में आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर गोल्डी का भी दिमाग खराब हो जाता है तो कहती है तेरे बच्चे, वो सिर्फ तेरे बच्चे भला कब से हो गए, क्या मैं उनकी कुछ नहीं लगती, बाप ही सब कुछ होता है क्या। आगे देर रात को जब वो वापस घर आता है और फ्रिज से जैसे ही बियर लेने वाला होता है तब देखता है कि यार अंदर जो हिमालय बना हुआ था वो कहाँ गया, और अपने घर में चारों तरफ देखता है जो कि अब चकाचक हो चुका था, घर जैसा लगने लगा था। गोल्डी जो गुस्सा हो रखी थी उससे वो माफी मांगता है, उसके घर के कामों की मेहनत की सराहना करता है, साथ में ये भी कहता है कि अब से मैं भी तेरा कहाँ मानूंगा, और आज से उसे बेड पर सुलाता है, खुद सोफे पर सोता है। हमेशा की तरह जब एक रात डीन बॉलिंग खेलने जाता है तब गोल्डी देखती है कि उसकी बॉलिंग किट तो घर पर ही रह गई है, जिसे वो देने जाती है, पर बॉलिंग खेलने की बजाय दोस्तों के साथ टाइम बिताने की बजाय वो देखती है कि डीन हमेशा एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक अनाज फैक्ट्री में बोरे उठाने का काम करता है। ये देखकर गोल्डी के दिल में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है।
जाती है। एक दिन बारबेक्यू पार्टी के दौरान गोल्डी डीन और बिली को एक अम्यूजमेंट पार्क खोलने का आइडिया देती है, क्योंकि उनके पास जगह की कोई कमी नहीं थी। जिसका ये आइडिया डीन को अच्छा लगता है तो वो उसे ही कुछ डिजाइन तैयार करने के लिए कहता है, जिस काम में बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। अब जरूरत थी पैसे की, जिसके लिए डीन इन्वेस्टर को अपना आइडिया, अपना डिजाइन दिखाता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। ये बात वो गोल्डी को बताता है तो गोल्डी खुशी से उछलकर उससे लिपट पड़ती है। फिर अगले दिन से दोनों दोस्त मिलकर पार्क के कामों में पागलों की तरह जुट जाते हैं, जिसमें वो सातों के सात अजूबे बना रहे थे। गोल्डी अब घर को बहुत अच्छे से संभाल पा रही थी। साथ में वो सबसे छोटे वाले बेटे को, जिसे पढ़ना नहीं आता था, उसे पढ़ना सिखा रही थी और बाकी के बच्चों की भी मदद कर रही थी, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगने लगा था। वो अच्छा स्कोर कर रहे थे। एक दिन सबसे छोटे वाला बेटा गोल्डी से पूछ लेता है कि क्या आप हमें छोड़ जाओगी? वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। बेटा कहता है हाँ, कभी कभी मम्मी भी घर छोड़ जाती है। इस पर गोल्डी वादा करती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज डीन ने अपना पक्का मन बना लिया था कि वो गोल्डी को सब कुछ बता देगा, क्योंकि उसने उससे काफी बदला ले लिया था। $600 और उसके टूल की भरपाई कब की हो चुकी थी। 2 महीनों से वो उससे अपनी और अपने बच्चों की खातिरदारी करवा रहा था, लेकिन अब सच बताने का समय आ गया था। वो अटक अटक कर गड़बड़ाते हुए कुछ बताता उससे पहले वो अपने बच्चों की तरफ देखता है, जो गोल्डी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते थे। इसीलिए वो कह देता है कि यार मुझे माफ कर दे, आज तेरा जन्मदिन था और मैं भूल गया। जिसे सेलिब्रेट करने पूरा परिवार एक कैफे में जाता है, जहाँ सभी फुल एंजॉय करते हैं और गोल्डी डीन के साथ कई घंटों तक डांस करती है। फिर वो दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं, जिसमें गोल्डी अपनी $60.5 की शैंपेन की बोतल को भी उठा लाती है। कहती है इतनी महंगी बोतल को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने आज तक इतनी मस्त चीज कभी नहीं पी। फिर डीन उसे वापस लौटने वाले शिप की लव स्टोरी सुनाता है कि क्यों वो 3 बार हॉर्न बजाते हैं। जिस कहानी को सुनकर गोल्डी भावुक हो जाती है तो आज दोनों पहली बार किस करते हैं, फिर पूरी रात सीक्स भी करते हैं। दूसरी तरफ पूरे 2 महीनों से लगातार नई नई छोरियों के साथ ग्रांट पार्टी किए जा रहा था और अपनी सासू माँ को गोली पर गोली पिलाया जा रहा था कि उसकी बेटी यहाँ गई है, वहाँ गई है। लेकिन इस बार वो उसे साफ साफ धमकी दे देती है कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी बेटी से बात नहीं हुई ना तो मैं वहाँ कातिलों की एक टीम भेज दूंगी जो तेरी गींड के फकले फकले कर देंगे। दूसरी तरफ आज अम्यूजमेंट पार्क की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले डीन की गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में गोल्डी को एक महंगी पैंटी मिलती है, जो वही पैंटी थी जो हॉस्पिटल में गोल्डी की फोटो और उसके सामान के तौर पर दी गई थी, जिसे डीन अपनी कार में ही रखकर भूल गया था। गोल्डी इस बारे में डीन से साफ साफ पूछती है कि क्या तू बाहर मुंह मार रहा है, कितनी बार ले चुका है उसकी, क्या तू उससे प्यार करता है? अब वो पकड़ा गया था और सच भी बताना चाहता था, इसीलिए सब कुछ साफ साफ बता देता है कि ये तेरी ही पैंटी है। लेकिन इस बात पर उसको यकीन ही नहीं होता। वो सोचती है कि डीन उसे बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए वो सब कुछ साफ करने के लिए उसे अपने बच्चों के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। कहता है बच्चों बताओ इसे कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। बच्चे कहते हैं पर वो हमारी मम्मी है। डीन कहता है अरे नहीं यार, इसे वो मत बताओ जो मैंने बताने के लिए कहा था, बस तुम अभी सच बताओ। अब बच्चे अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते थे, वो उससे प्यार करने लगे थे, इसीलिए कहते हैं क्या सच बताएं, वो हमारी मम्मी है तो है, अब इससे अलग कौन सा सच सुनना है आपको? ये सुनकर डीन बच्चों पर गुस्सा हो जाता है तो गोल्डी कहती है सुन साले, मेरे बच्चों से ऐसे बात मत कर, समझाना। फिर डीन अपने दोस्त बिली को सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, लेकिन वो भी अपनी अलग ही कहानी लेकर बैठा था। कहता है गोल्डी वो पैंटी मेरी है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पहनता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड की है। डीन गुस्सा होकर कहता है कि तुम साले सबके सब गोल्डी को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? वो कहती है तुझे अब और बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू अपने दोस्त को बचाने के लिए ये कर रहा है ताकि उसकी वाइफ को ना पता चल जाए। मैं जान चुकी हूँ कि तू पूरा ईमानदार है। आगे पार्क की ओपनिंग होती है, जहाँ स्पीच के दौरान इस आइडिया का सारा क्रेडिट वो गोल्डी को देता है, साथ में उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है और कभी दूर ना होने के लिए कहता है। पूरे दिन मजे करने के बाद शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ ग्रांट पहले ही उनके इंतजार में खड़ा था। गोल्डी उसे देखते ही उसका नाम लेती है और जो कुछ सामान उसके हाथ में था उसे अंदर रखने चली जाती है। फिर धीरे से बाहर आती है और कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया, डॉक्टर ने कहा था कि मेरी याददाश्त अचानक से वापस आ जाएगी। डीन जानता है तू न्यूयॉर्क में हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारे पास अंधा पैसा है, स्विस बैंक में भी हमारे बहुत पैसे पड़े हुए हैं, और उसे गले से लगाकर कहती है अब हमारे गरीबों के दिन चुटकी में दूर हो जाएंगे, तू टेंशन मत ले, मुझे सब याद आ गया। फिर इतने में उसे ये भी याद आ जाता है कि डीन तो वही पसीने में लथपथ वाला कारपेंटर है जो मुझसे नफरत करता है। ये बच्चे मेरे नहीं है जो बिना कुछ बोले बस उसे देखे जा रहे थे। कहती है डीन तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरा इस्तेमाल किया, मैं इस जगह रहने के, तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। और अपना सामान पैक करने घर के अंदर जाती है, जहाँ वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है कि कुछ देर पहले तक तो यहाँ की हर चीज मेरी थी, और वापस बाहर आकर कहती है इस घर में अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा हो। डीन कहता है देख मुझे नहीं पता तेरे लिए इसका कितना महत्व है, पर दिल से धन्यवाद जो तूने मेरे और मेरे बच्चों के लिए किया। ग्रांट आगे आता है और गोल्डी को अपने साथ ले जाने लगता है, जो पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने बच्चों को और डीन को देखती है। फिर
वो लीमो में बैठकर वहां से जाने लगती है तो बच्चों का सब्र टूट जाता है। वो रोते रोते मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए कार के पीछे दौड़ने लगते हैं कि आपने कहा था कि आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ये सुनकर वो भी अपने कान दबाकर रोने लगती है। सच में ये सीन बहुत इमोशनल है। पता नहीं आप लोगों को लगा या नहीं लगा, पर 3 बार देखने पर भी ये मूवी उतनी ही इमोशनल थी जितनी पहली बार देखने पर लगी थी। आगे वो अपनी योट पर पहुंच जाती है और अपने महंगे वाले कपड़े पहनकर डॉक से काफी देर तक उस छोटे टाउन की तरफ देखती रहती है जो उसकी यादों में बस गया था। अंदर आकर वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, ना ही अपने हस्बैंड से, ना ही अपनी माँ से। वो किसी पर भी अब हुक्म नहीं झाड़ रही थी, किसी भी सर्वेंट के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रही थी। उसे शैंपेन ऑफर की जाती है तो कहती है मैं नहीं पीऊंगी, मुझे बियर चाहिए। जिस बियर को वो डीन के घर की तरह टेबल पर मारकर खोलती है और एक सिप लेते ही कहती है इसमें है जिंदगी के मजे। तो फिर सभी के खाने के लिए कुछ लेकर आती है और उन्हें अपने हाथों से ही सर्व करती है, जिससे हस्बैंड कहता है यार तू पागल है क्या, तू क्यों सर्व कर रही है, तू नौकर है क्या। डॉक्टर पूछता है ये बता बेटा तुझे ये करने के लिए किसने प्रेरित किया। वो कहती है मुझे लगा कि आप लोगों को भूख लगी होगी, बस इसीलिए मैंने सर्व कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर सभी उसे घूर घूर के देखते हैं कि भाई इसे तो सर पर चोट लगी है, जबकि डॉक्टर को उसमें ये बदलाव अच्छे लग रहे थे। इधर डीन अपने बच्चों के खाने के लिए कैन फूड रेडी कर रहा था, जिसको खाने का किसी का भी मन नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी माँ को वापस लाने की प्लानिंग कर रहे थे। डीन कहता है यार तुम लोग पागल हो क्या, तुमने देखा नहीं क्या वो मुझसे नफरत करती है। एक तो मैं गरीब हूँ, ऊपर से मैंने हरकत भी ऐसी की है। वो अमीरी की मूरत है और तुम गरीबों की पहचान, भला वो तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहेगी। यहाँ गोल्डी जो कभी अपने क्रू अपने सर्वेंट को भाव नहीं देती थी, अब उन्हीं को ही देसी तरीके से टकीला पीना सिखा रही थी, उनके साथ फुल मजे कर रही थी। सभी के जाने के बाद वो अपने खास चेले से जो उसके सारे काम देखता था उससे माफी मांगती है कि मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, पता नहीं इतने लंबे समय तक तू मुझको कैसे बर्दाश्त करता रहा। जिसका ये नया रूप देखकर वो भौचक्का रह जाता है। देर रात तक भी वो आंख खोलकर सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। वो सोचती रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो तुरंत झटके से खड़ी होती है और जहाज को वापस छोटे कस्बे की तरफ घुमा देती है। कैप्टन के पूछने पर बताती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। सुबह होने पर ग्रांट सोचता है कि वो न्यूयॉर्क अभी तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन जब वो देखता है कि जहाज वापस उसी जगह पर पहुंच गया है तो वो इस बारे में गोल्डी से बात करने आता है। वो कहती है मैं वापस अपनी उसी फैमिली के पास जा रही हूँ। ये सुनकर ग्रांट की फट जाती है, क्योंकि अगर गोल्डी उसके हाथ से चली गई तो ये बेशुमार दौलत जिस पर वो मजे मार रहा था वो भी उसके हाथ से चली जाएगी। इसीलिए वो जबरदस्ती योट को वापस न्यूयॉर्क की तरफ घुमवा देता है। दूसरी तरफ बच्चे तो अपनी मम्मी की डिमांड कर ही रहे थे, साथ ही डीन से भी अब उसके बिना रहा नहीं जा रहा था, जिस पर बिली अपनी पहचान इस्तेमाल करके एक कोस्ट गार्ड शिप लेकर सभी के साथ गोल्डी को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनकी योट उन्हें थोड़ी सी दूर जाने पर ही दिख जाती है, परंतु नजदीक आते आते वो अचानक वापस उल्टी दिशा में घूम गई थी। जिस बात पर गोल्डी ग्रांट से बहस करने लगती है कि मैं अब तुझसे प्यार नहीं करती, तू समझा कर, मुझे उतारकर वापस न्यूयॉर्क निकल जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ग्रांट के मुंह से गलती से निकल जाता है कि तुझे उस गुफा मानुस के साथ भला क्यों रहना है, मुझे तो लगता है कि उन अस्पताल वालों को तुझे पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए था। ये सुनकर गोल्डी का दिमाग भनभना जाता है कि ये साला बिहीन का लिंड मुझे जानबूझकर वहीं छोड़कर आया था, बड़ा कमीना किस्म का धोखेबाज गिंडू आदमी है रे तू तो। और इंजन रूम में जाकर इंजन को शट ऑफ मार देती है, जिससे योट रुक जाती है। तभी उसे 3 बार हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है तो वो समझ जाती है कि डीन उसे लेने आ रहा है। दौड़कर वो ऊपर डेक पर आती है और दूरबीन से देखती है तो पाती है उसका पूरा परिवार उसे लेने आ रहा है। लेकिन तभी कोस्ट गार्ड वालों के रेडियो पर मैसेज आता है कि अवैध क्षेत्र में इल्लीगल फिशिंग की जा रही है, जिसको रोकने के लिए वो अपनी शिप को घुमाने लगते हैं। इस पर डीन फटाफट पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे दोबारा मौका नहीं मिलने वाला था। गोल्डी भी पानी में कूदने वाली थी, लेकिन तभी उसका सीनियर स्टाफ पहले उसे लाइफ जैकेट पहनाता है और फिर उसे पानी में कूदने देता है। तभी ग्रांट उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इससे पहले कि वो अपना तीर चलाता, स्टाफ वाला उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है। दोनों आशिक एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोल्डी कहती है माँ कसम खाकर बोल रही हूँ, दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर कोस्ट गार्ड वाले उन्हें बचा लेते हैं। डीन कहता है यार बेबी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। वो कहती है नहीं, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई, सब कुछ मेरा ही है। ये बात डीन अपने बच्चों को भी बता देता है तो वो साले इतने हरामी थे कि क्रिसमस के लिए लिस्ट बनाने लगते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खरीदना है, जिसमें सबसे छोटे वाला ये पूछ रहा था कि पोर्स की स्पेलिंग क्या होती है, बताओ हद होती है। डीन कहता है यार बच्चों का तो चलता है, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो कहती है मेरे 4 बेटे हैं, अब एक बेटी भी चाहिए। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।